हेलो गाइस, दिस इज देव एंड यू वाचिंग शिवान स्टडी। आज की वीडियो में हम इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बात करने वाले उड़ीसा के बारे में। इसके पहले हम भारत के सबसे ज्यादा काफी सारे राज्यों के बारे में बात कर चुके हैं। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन मिलेगी और वहां जाकर सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज बात करते हैं सबसे पहले उड़ीसा के बारे में। जी हाँ, उड़ीसा के सबसे पहले इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा सन 22 मार्च 1922 को बंगाल से तोड़कर एक राज्य बनाया गया। राज्य का नाम रखा गया बिहार। जी हाँ, बंगाल से एक अलग राज्य को तोड़कर बनाया गया और उस राज्य का नाम क्या रखा गया? बिहार। उसी के बाद में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से एक और राज्य को अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से एक और राज्य को अलग कर दिया गया और उस राज्य का नाम रखा गया उड़ीसा। जी हाँ, तो इसीलिए उड़ीसा का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो बिहार से तोड़कर किया गया था और ये किस तारीख को किया गया था? 1 अप्रैल को। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा, लेकिन जब उड़ीसा को तोड़ा गया तो उस समय नाम उड़ीसा ना होकर उस समय नाम उत्कल हुआ करता था। जी हाँ, इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? उत्कल दिवस, क्योंकि उसी दिन उड़ीसा को बिहार से तोड़कर अलग यहां पर किया गया था। तो इसलिए उड़ीसा के अगर दिवस की बात करेंगे तो 1 अप्रैल को देखने को मिलेगा। उड़ीसा के वर्तमान अगर सीएम की बात करेंगे तो नवीन पटनायक साहब यहाँ के सीएम है। नवीन पटनायक यहाँ पे सीएम है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर साहब की तो गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे। गणेशी लाल वर्तमान में यहाँ के आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक बातों में, कौन कौन से जिले किन किन कारणों से यहाँ पर फेमस माने जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको जिला दिख रहा होगा संबलपुर। जी हाँ, उड़ीसा में आपको एक जिला देखने को मिलेगा संबलपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जलाशय यानी कि बांध बना हुआ है। जी हाँ, मैंने आपको छत्तीसगढ़ के मैप में बताया था। छत्तीसगढ़ के मैप में मैंने आपको एक बात इंफॉर्म करी थी कि छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से नदी निकलती है। नदी का नाम है महानदी और ये महानदी ऐसे होते हुए कहां चल जाएगी? आपका उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है और महानदी होते हुए उड़ीसा में जाएगी। उड़ीसा में इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है। बांध का नाम है हीराकुंड बांध। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध। जी हाँ, भारत का सबसे लंबा बांध किसे कहा जाता है? हीराकुंड बांध को, जिसकी टोटल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यह बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बांध बना हुआ है महानदी पर। जी हाँ, यह बांध बना हुआ है महानदी पर। और कौन से जिले में बना हुआ है? तो संबलपुर जिले में। कौन से राज्य में? उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर बना हुआ है। यही महानदी यहां से होते हुए जाकर गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो महानदी टोटल मिलाकर 2 राज्यों से छूती है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पर्वत से होते हुए कहां जाकर मिल जाएगी? उड़ीसा में बांध बना हुआ हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध तो यहां रहेगा भाखड़ा नागल बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो यहां आंसर रहेगा टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है, भागीरथी नदी पर स्थित है। और अगर आपसे पूछते हैं भारत का सबसे लंबा बांध तो यहां आपका आंसर रहेगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। महानदी को उड़ीसा के शोक के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, ध्यान दीजिएगा, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नदियों को शोक केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर बाढ़ सबसे ज्यादा आती है और बाढ़ों से उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी कारण से महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब महानदी पूरा उड़ीसा क्रॉस करते हुए कहां पर जाकर गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। जहां पर ये जाकर गिरती है बंगाल खाड़ी में, उसके पास में एक प्रकार का नेशनल पार्क स्थित है। नेशनल पार्क का नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। जी हाँ, क्वेश्चन में एग्जाम के क्वेश्चनों में काफी बार पूछा गया है भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो भितरकनिका नेशनल पार्क देखने को मिलेगा उड़ीसा में। और ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है महानदी के किनारे पर स्थित है। जहां पर ये जाकर बंगाल खाड़ी से मिलती है वो जगह कछुओं के लिए, जी हाँ, ऑलिव कछुओं के लिए सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है। प्रशांत महासागर के जितने भी कछुए होते हैं, वो प्रशांत महासागर छोड़कर यहाँ बंगाल खाड़ी में आकर इस जगह पर अंडे देते हैं, इसलिए काफी मात्रा में यहाँ पर छोटे छोटे ऑलिव कछुए की तादाद पाई जाती है। अब भितरकनिका नेशनल पार्क में अगर मैप में देखेंगे तो वहां पर आपको कछुए का साइन मिलेगा। वो जगह के लिए फेमस है आपका भितरकनिका
नेशनल पार्क उसी के लिए फेमस है जो कि महानदी के किनारे पर पड़ता है। तो हमने संबलपुर से बात करी, संबलपुर में एक जलाशय है जिसका नाम है हीराकुंड जलाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबलपुर के बाद में जगह मिलेगी आपको तालचर। संबलपुर के बाद में अगला जगह मिलेगी आपको तालचर। तालचर फेमस है D2O। D2O आपने नाम सुना होगा, भारी जल। जी हाँ, परमाणु भट्टी में मंथन के लिए, परमाणु संयंत्र में मंथन के लिए जिस भारी जल का उपयोग किया जाता है D2O का, वो भारी जल उद्योग आपको देखने को मिलेगा तालचर में। जी हाँ, तालचर D2O यानी कि भारी जल उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है भारत में। उड़ीसा में जगह पड़ती तालचर, जो कि भारी उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस यहां पर मानते हैं। चलिए, तालचर के बाद जगह पड़ती है कटक। तालचर के बाद थोड़ी आगे चलने पर जगह पड़ी कटक। सबसे पहले दो इंफॉर्मेशन, कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। जी हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मतलब भारत का कहां पड़ेगा, तो वो पड़े कटक में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जी हाँ, पूरे विश्व का अगर पूछा जाता है तो विश्व का पड़ेगा आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और वहीं अगर हम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करते तो वो पड़ेगा यहां पर आपका कटक में। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। जी हाँ, 23 जनवरी 1897 को भारत के एक महान योद्धा, महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसीलिए हर साल 23 जनवरी को नरेंद्र मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की बात कही है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ऐसे नारे, सारे के सारे नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। आपने वो लाइनें सुनी होगी, वो खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन नरवानी हो, वो परवश होकर बहता है, वो खून नहीं वो पानी है। ऐसी बहुत अच्छी कविता है। मतलब देश के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां मिलेगा आपको, कटक में देखने को मिलेगा। और 23 जनवरी को उनका बर्थडे है, इसीलिए उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के एक बहुत महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में यहां पर देखने को मिलता है। चलिए, कटक से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो यहां पर पड़ती है राजधानी। जी हाँ, उड़ीसा की राजधानी पड़ती है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी पड़ेगी भुवनेश्वर, जो कि बंगाल की खाड़ी के थोड़ा निकट पड़ती है। भुवनेश्वर में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था, भुवनेश्वर से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, लिंगराज मंदिर कहां स्थित है, तो लिंगराज मंदिर जो पड़ता है वो भुवनेश्वर में पड़ता है, जिसको 10वीं शताब्दी में जजात केसरी के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर किस जगह पड़ता है, तो लिंगराज मंदिर पड़ता है भुवनेश्वर में। और ये लिंगराज मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया, तो 10वीं शताब्दी में जजात केसरी के द्वारा, 10वीं शताब्दी में जजात केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर को बनवाया गया था, जो कि स्थित है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो भुवनेश्वर पड़ती है उड़ीसा की राजधानी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा भुवनेश्वर से तेसी तो नीचे उतरेंगे, दो बहुत ही फेमस जगह यहां पर स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में फेमस ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ब्लैक पेगोडा के नाम से किससे जाना जाता है, तो ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो नरसिंह वर्मन जी के द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ, उस समय के राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। और तीसरा क्वेश्चन आपसे इसके बारे में ये पूछेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का फोटो कौन से नंबर की नोट पर है, तो 10 रुपए के नोट पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर यहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोणार्क से पूछ सकते हैं। ब्लैक पेगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। रथ मंदिर पूरा का पूरा पत्थर के ऊपर रथ है, उसमें सूर्य भगवान का मंदिर, इसलिए उसका कहा जाता है रथ मंदिर। काफी ज्यादा फेमस और काफी अच्छा स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है। दक्षिण भारत स्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोणार्क के बाद इसी में समुद्र के किनारे पर ही, बंगाल की खाड़ी के किनारे पर जगह पड़ती है पूरी। आपने नाम सुना होगा जगन्नाथपुरी। पूरी दुनिया में फेमस पड़ता है जगन्नाथपुरी,
जून के महीने में जगन्नाथपुरी से जो रथ यात्रा निकलती है वो पूरे के पूरे विश्व में फेमस मानी जाती है। जी हाँ, जून के महीने में यहां पर पुरी से रथ यात्रा निकलती है, जिसमें टोटल मिलाकर 3 रथ देखने को मिलेंगे, जिसमें तीनों भाई बहन मतलब कि श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम जी का रथ निकलता है और पूरे के पूरे जगन्नाथपुरी में घूमकर पूरे जगन्नाथपुरी की यात्रा तय करते हैं। इसलिए उस यात्रा को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा भारत उस समय देखने को पड़ता है। बहुत ही प्रख्यात यात्रा यहाँ पर देखने को मिलती है। जगन्नाथपुरी बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। आपने देखा होगा पुरी में काफी ज्यादा फेमस है जगन्नाथ भगवान का। उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की काफी ज्यादा पूजनीय वहां पर माने जाते हैं। दूसरा, इसी पुरी में पड़ता है गोवर्धन मठ। जी हाँ, माफ कीजिएगा, आपको पता होगा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करी थी। उनमें से सबसे पूरब में जो मठ की स्थापना की गई थी उस मठ का नाम मिलेगा गोवर्धन मठ। उस मठ का नाम देखने को मिलेगा गोवर्धन मठ। चलिए एक बार मैं आपको चारों मठों का रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले सबसे उत्तर में मठ मिलेगा आपको जोशी मठ। जी हाँ, सबसे उत्तर में मठ देखने को मिलेगा जोशी मठ। अगर आपसे राज्य पूछते हैं तो बद्रीनाथ पड़ेगा उत्तराखंड में। उसके बाद में सबसे पूरब में मैंने आपको अभी बता दिया, सबसे पूरब में पड़ेगा गोवर्धन मठ। सबसे पूर्व पड़ता है गोवर्धन मठ। राज्य अगर पूछ देते हैं, अगर आपसे राज्य पूछ दे उड़ीसा में पड़ेगा यहाँ पर पुरी में। तीसरा, सबसे दक्षिण में कर्नाटक में पड़ेगा, नाम है श्रृंगेरी मठ। जी हाँ, कर्नाटक में मैसूर के निकट पड़ता है श्रृंगेरी मठ। और सबसे पश्चिम की बात करेंगे, सबसे पश्चिम में हम पढ़ चुके हैं गुजरात में द्वारकाधीश। जी हाँ, तो द्वारका में मिलेगा आपको चौथा मठ, जो कि कहां पड़ता है आपका गुजरात में। तो ये चारों के चारों मठ, जिसका नाम है शारदा मठ। शारदा मठ। तो चारों दिशाओं में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करी थी, जिनमें से एक मठ आपको कहां देखने को मिलेगा, पुरी में देखने को मिलेगा। तो गोवर्धन मठ का पड़ता है आपका पुरी में। और पुरी से ही निकलती जगन्नाथ यात्रा, जो कि पूरे के पूरे विश्व में काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है। वहां पूरे के पूरे लोगों का जमावड़ा सा लग जाता है। चलिए अब इसी से थोड़ा आगे बढ़े, पुरी से थोड़ा सा आगे चलने पर झील पड़ती है चिल्का झील। जी हाँ, भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील चिल्का झील को कहा जाता है। लेकिन यह झील खारे पानी की झील है। इस झील को एक विशेष प्रकार की झील कहा गया है, क्योंकि चिल्का झील समुद्र के पानी से मिलकर बनी है। लेकिन समुद्र के पानी में सेल्ट यानी कि कचरा जमा होने के कारण वो झील का रास्ता बंद कर गया, तो समुद्र का पानी ही भर गया। इसलिए भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील चिल्का झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भी आंसर आपका रहेगा चिल्का झील। इसको लेंगुन झील के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी झील जो समुद्र के पानी से निर्माण होता है। ऐसी झील जिनका निर्माण समुद्र के कारण होता है, समुद्र के कचरे से वो उनका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और समुद्र का पानी भर जाएगा। ऐसी झीलों को लेंगुन झीलों के नाम जाना जाता है। तो यही झील, लेंगुन झील का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको, चिल्का झील, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन खारे पानी की झील है। क्वेश्चन अगर घुमा के आपसे ये पूछ लेते कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आंसर रह जाएगा वुलर झील। जी हाँ, क्योंकि चिल्का झील बड़ी तो है लेकिन इसका पानी खारा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर झील, लेकिन यह भी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन घुमा के अगर यह पूछ दिया कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो यहां आंसर रहेगा आपका सुपीरियर झील। सबसे ऊंची झील तो टीटीकाका, सबसे गहरी झील बेकाल झील, झील के अंदर झील मैनिटू झील। काफी सारे क्वेश्चन झीलों के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो आपको सारी बातें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी झील कौन सी मिलेगी आपको, चिल्का झील, जो कि लेंगुन झील है। और किस राज्य में मिलेगी आपको, उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर उड़ीसा राज्य में पूर्वी घाट की, जी हाँ, आप सभी को ज्ञात होगा कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी घाट पश्चिमी घाट पड़ता है और इस तरफ पड़ता है आपका पूर्वी घाट। यहां पर पड़ता है पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी की चोटी। जी हाँ, पूरे के पूरे पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है महेंद्रगिरी का पर्वत। वो महेंद्रगिरी का पर्वत उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जिसकी टोटल ऊंचाई 1501 मीटर मानी जाती है। जिसकी टोटल ऊंचाई 1501 मीटर है। और ये पूरे के पूरे पूर्वी घाट का एक पड़ता है पश्चिमी घाट, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, और एक पड़ता है आपका पूर्वी घाट, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी
महेंद्रगिरी का पर्वत। लेकिन अगर पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ देंगे तो वहां पड़ेगी अन्नामलई पर्वत पर अन्नायमुड़ी। दूसरी पूछते थे तो दोधा बेटा यहाँ की भारत की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हम बात करते हैं केवल पूर्वी घाट की, तो केवल पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी का पर्वत, जिसकी टोटल ऊंचाई 1501 मीटर यहां पर मानते हैं। चलिए, इतनी सारी बात समझ होगी। अब नीचे बढ़ते हैं, उड़ीसा से थोड़ा नीचे चलते जगह पड़ती है कोरापुट। जी हाँ, उड़ीसा से थोड़ा नीचे चलने पर जगह पड़ती है कोरापुट। कोरापुट जगह फेमस है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। जी हाँ, कोरापुट जो है, कोरापुट जगह पड़ती है वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए उड़ीसा में काफी ज्यादा फेमस है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए उड़ीसा में सबसे ज्यादा फेमस मिलेगा कौन सा आपको? कोरापुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपन ने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था एल्यूमिनियम वाले में, और अपन ने यूपी में। टोटल मिलाकर मैंने आपको 3 क्षेत्र बता दिए हैं जो एल्यूमिनियम के लिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा फेमस है। जिसने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे सबको पता होगा। इन तीनों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैंने 3 क्षेत्र आपको भारत में कौन कौन से बताए थे जो कि एल्यूमिनियम के लिए फेमस थे। एक मैंने आपको यूपी बताया था, एक छत्तीसगढ़ बताया था, और तीसरा मैंने आपको बताया कहां पर? उड़ीसा में। तीनों के तीनों नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरापुट से बिल्कुल नीचे चलने पर जगह पड़ती है महेंद्रगिरी। कोरापुट से सबसे नीचे जगह पड़ती है महेंद्रगिरी, सॉरी माफ कीजिएगा, मलकानगिरी। मलकानगिरी जो है यहाँ पर जगह पड़ती है कालाहांडी। जी हाँ, कालाहांडी जो क्षेत्र है, कालाहांडी जो क्षेत्र है वो पूरे तरीके से सूखा क्षेत्र है। जी हाँ, कालाहांडी, कालाहांडी एक ऐसी जगह है जो पूरे तरीके से सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, बारिश अगर होती भी है तो बहुत नाम मात्र की बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कालाहांडी क्षेत्र क्यों फेमस है आपका? तो सूखे क्षेत्र के लिए, पूरा एरिया सूखे से ग्रस्त बना जाता है। ना जाता मानसून या बारिश कर जाता है और ना ही लौटता मानसून या बारिश, ये बिल्कुल बीच में रह जाता है। तो ना जाता मानसून बारिश कर पाएगा और ना लौटता मानसून इस पर बारिश कर पाता है। इसी कारण से इसे सूखा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जगह पड़ती है दंडकारण्य का अभयारण्य। दंडकारण्य जगह है वो जब बांग्लादेश 1971 में जब बांग्लादेश से काफी सारे शरणार्थी इंडिया में आकर भाग के रहते तो उनको इसी जगह दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले क्षेत्रों में ही रखा गया था। तो दंडकारण्य प्रोजेक्ट बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों के लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है, वो जगह पड़ती है यहीं पर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जगह पड़ती है ऊपर चलेंगे तो राउरकेला। जी हाँ, राउरकेला जो जगह है, राउरकेला में स्टील प्लांट स्थित है। जी हाँ, दूसरे पंचवर्षीय उद्योग के समय पर यहां पर राउरकेला में स्टील प्लांट खोला गया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे राउरकेला कहां पड़ता है? तो उड़ीसा में। दूसरा, ये राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी देश की सहायता से। जी हाँ, राउरकेला में पड़ने वाला स्टील प्लांट जर्मनी देश की सहायता से इस देश में स्थापित किया गया था। इसलिए राउरकेला के लिए फेमस है आपका इस्पात यानी कि स्टील उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस यहाँ पड़ता है। राउरकेला से थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो एक पड़ेगा नेशनल पार्क। इसके पहले मैं आपको बता दूंगा भितरकनिका, एक मैं बताऊंगा भितरकनिका, और दूसरा नेशनल पार्क जो फेमस है, जो एग्जाम में पूछने लायक है, वो पड़ता है सिमलीपाली। यहाँ पर उड़ीसा में 3-4 काफी ज्यादा फेमस है, नंदनकानन, सिमलीपाली, भितरकनिका। ये तीनों की नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं? आपके उड़ीसा में, और ये काफी ज्यादा फेमस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। चलिए, सिमलीपाली के बाद जगह पड़ती है चांदीपुर। बिल्कुल समुद्र के किनारे, बंगाल की खाड़ी के किनारे पर चांदीपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए द्वीप है। जी हाँ, क्योंकि चांदीपुर से ही डीआरडीओ, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ अपनी जितने भी मिसाइल का परीक्षण करता है वो मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर से करता है। जितने भी प्रकार की मिसाइल डीआरडीओ परीक्षण करेगा तो पहले खुद परीक्षण करेगा। परीक्षण कहां से करता है? चांदीपुर से। ताकि गलती से अगर मिसाइल में किसी प्रकार की समस्या है, जैसे हमारे देश की संस्था अगर कोई मिसाइल बनाती है तो उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ की समस्या आज तक रही नहीं है, फिर भी उसको चेकिंग करने के लिए चांदीपुर से करते हैं। उसके बाद यहां से बनाएगी मिसाइलों को कहां दिया जाता है? वो दिया जाता है आर्मी को, और आर्मी उसका टेस्ट करती है। याद कीजिए राजस्थान के पोखरण में इन्हीं मिसाइलों का टेस्ट आर्मी के द्वारा किया जाता है। और वहीं डीआरडीओ जहां इनका परीक्षण करता है, जगह नाम क्या मिलेगा आपको? चांदीपुर, जो कि डीआरडीओ का परीक्षण केंद्र है। चांदीपुर से आप थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, तो वहां पर पड़ते थे व्हीलर द्वीप। जी हाँ, वहां पर 3 आपको छोटे छोटे डॉट देखने मिलेंगे। उस जगह का नाम है व्हीलर द्वीप। वर्तमान में उन व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप कर दिया गया है। जी हाँ, हमारे देश के सबसे महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप यहां पर कर दिया गया है।
व्हीलर द्वीप, जहां से इसरो अपने रॉकेट की टेस्टिंग करता था, तो यहां पर मिलेंगे आपको कलाम द्वीप। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भारत के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रपति में गिने जाते हैं। भारत की ऐसी शख्सियत बहुत ही कम, मतलब वो पुरुषों में नहीं, वो महापुरुषों में गिने जाते थे। देश के इतने महान राष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा नीचे लेंगे, जगह पड़ेगी पारादीप। कलाम द्वीप से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, जगह पड़ेगी पारादीप। पारादीप 2-3 कारणों से फेमस है। एक तो यहाँ पर तेल शोधन कारखाना है, जी हाँ, तेल शोधन यानी कि तेल रिफाइनरी जो है उड़ीसा में कौन सी जगह को तेल रिफाइनरी के लिए फेमस मानते हैं, तो वो जगह पड़ती है आपका पारादीप। और पारादीप में दूसरा यहाँ पर बंदरगाह है, उड़ीसा का बहुत ही फेमस बंदरगाह पारादीप। उड़ीसा का बहुत ही फेमस बंदरगाह जो पारादीप है वो कहाँ पड़ेगा आपका, इसी जगह पड़ता है। तो पारादीप एक बंदरगाह का नाम है जो कि उड़ीसा का है, और यहीं पर तेल शोधन कारखाना भी काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर माना जाता है। आई होप अपन ने सारी चीजें पढ़ ली है। एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ मैं कोई सी चीज बच गई है, कोई सी जिला। संबलपुर अपन पढ़ चुके हैं, राउरकेला स्टील के लिए, तालचर भारी उद्योग के लिए, भितरकनिका आलू कछुआ के लिए, कटक चावल अनुसंधान केंद्र है, अंतरराष्ट्रीय मिलेगा मनीला में, कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। चिल्का जिला अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर महेंद्रगिरी का पर्वत हो चुका है, कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर, पारादीप पढ़ चुके हैं, चांदीपुर हो चुका है, सिमलीपाली, नंदनकानन, भितरकनिका। उड़ीसा के बारे में हमने काफी अच्छी जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है। पूरे के पूरे जो मेन क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट थे, हमने काफी अच्छे तरीके से चर्चा की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपके छोटा सा लाइक हमारे लिए हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।